का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरें शामिल हैं हमारे शो में। शुरुआत हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेटर की खबर के साथ करेंगे। जल्द आने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस का रेगुलेटर। क्या जरूरत है इसकी, किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, कहां तक हम बढ़ चुके हैं, ये सब कुछ जानेंगे। एनपीएस का एयूएम तो बढ़ा लेकिन सब्सक्राइबर गिरे, ऐसा क्यों, इस वजह को समझेंगे। टेस्ला की कारें आएंगी, कारखाना नहीं। बात यह थी कि भारत में टेस्ला का कारखाना लगेगा, फैक्ट्री लगेगी, लेकिन अब यह तय हो गया कि भारत में टेस्ला की कारें आएंगी, कारखाना नहीं। क्या गहरा गया विस्तारा का संकट? चेयरमैन तक ने चिट्ठी लिख दी और कहा कि भाई बात करो, बात से हल निकालो। बात जब चेयरमैन तक पहुंच गई है तो ऐसा लगता है कि ये संकट गहरा रहा है। आगे दिन की सबसे बड़ी खबरें होंगी। दिन की सबसे बड़ी खबरों में आज की खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली खबर आरबीआई की पॉलिसी से, क्योंकि आज पॉलिसी का दिन था। रेपो रेट एज इट इज रखे गए हैं, लेकिन बहुत कुछ भीतर है। तो भीतर क्या क्या है इसको जानेंगे। इसके बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र आया। प्रमुख विपक्षी दल है, उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। राजनीतिक क्या मंशाएं हैं उसके पीछे सबको पता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, सरकार में है, लेकिन उसका अर्थशास्त्र क्या है ये हम समझेंगे। और एक बेहद गंभीर खबर और है, वो है देश के रिजर्वायर में पानी का स्तर। जी हां, भारत में क्या सूखा पड़ेगा अगले साल, इसकी पृष्ठभूमि तैयार होने लगी है, संकेत बनने लगे हैं। मॉनसून थोड़ा भी डामाडोल रहा, इधर उधर रहा, तो इस बार स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिजर्वायर की क्या स्थिति है, भारत के कौन से हिस्से में चिंताएं ज़्यादा हैं, ये सब कुछ दिन की एक और बड़ी खबर में डिस्कस करेंगे। तो आज का मनी सेंट्रल कई मायनों में बड़ा खास है। शुरुआत हेल्थ इंश्योरेंस के रेगुलेटर की खबर के साथ। सरकार हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक रेगुलेटर बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच चर्चा शुरू हो चुकी है। सभी के लिए बीमा उपलब्ध कराने के लिए, उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए, वो भी किफ़ायती दरों पर रेगुलेटर की ज़रूरत महसूस की गई। इसलिए नेशनल इंश्योरेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कम पहुंच, कवरेज, अपर्याप्तता और बढ़ती हेल्थ केयर कॉस्ट की वजह से करीब 1/3 आबादी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और नहीं है तो कोशिश ये है कि भाई बढ़ाया जाए। सर, किस दिशा में, कहाँ तक हम पहुँच गए? शुभम, ये सबसे महत्वपूर्ण सुधार है जो आने वाले समय में होना चाहिए। आज आप चुनाव की चर्चाओं के बीच में हेल्थ केयर के लेकर तमाम घोषणाएं भी सुनेंगे अलग अलग राजनीतिक दलों के तौर पर भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़ा गैप है, एक बड़ी खाई है। भारत का हेल्थ इंश्योरेंस का हिस्सा तो आईआरडीए के तहत आता है, जो कि भारत का इंश्योरेंस रेगुलेटर है, और वो हेल्थ इंश्योरेंस के बाकी सारे हिस्सों को हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड पार्टीज जिनके जरिए आपको ये सुविधाएं मिलती उन्हें रेगुलेट करता है। पर जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है भारत में, और उन हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर के जरिए यानी हॉस्पिटल्स, उनके जरिए ही आपको बीमा की सुविधाएं मिलती हैं और चिकित्सा की सुविधाएं मिलती हैं। इस पर प्रयास चल रहा था पिछले 5-6 महीने से। अब इस बात की तैयारी है कि सबसे पहले भारत में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग से एक रेगुलेटर बनाया जाएगा। वो रेगुलेटर जिन सेवाओं का पैसा आपको बीमा के बदले मिलता है उनकी कीमतें तय करने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कैसे बनाई जाएं, लोगों के विवादों का निस्तारण कैसे हो, और जो टीपीएस हैं, थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं जिनके जरिए आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, इनको रेगुलेट करे। ये जितनी देर होगा इस सुधार में उतनी ही हेल्थ केयर सेक्टर में चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। इसलिए ऐसा सुधार है जिसे रोका नहीं जाना चाहिए। तैयारियां भारत में शुरू हो गई हैं, और ये हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेटर भारत का दूसरा बीमा रेगुलेटर होगा। एक बीमा रेगुलेटर इससे अलग से आईआरडीए है, जिसके पास से इसे अलग किया जाएगा। 2023-24 में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम सालाना आधार पर 30% से ज़्यादा बढ़ा। ये बढ़कर 11,73,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया। पीएफआरडीए के आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई। 2022-23 में एनपीएस का एयूएम 8.98 लाख करोड़ रुपए था। गैर सरकारी क्षेत्रों में शामिल होने वाले 9 लाख से ज़्यादा ग्राहकों की वजह से एनपीएस के कॉर्पस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर, अगर हम कॉर्पोरेट साइड देखें तो वहाँ सब्सक्राइबर गिरे हैं,
लेकिन AUM बढ़ा है, ये गुत्थी सुलझाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है एनपीएस को लेकर। पिछले साल हमने एनपीएस पर कई तरीके की चर्चाएं सुनी थी। सरकार इस स्कीम में बदलाव भी करने की तैयारी कर रही थी, हालांकि उसकी भी घोषणा नहीं हुई। अब ये आंकड़ा हमें बता रहा है आपकी एनपीएस लोकप्रिय हुई है या एनपीएस की लोकप्रियता घटी है। अगर आप AUM की दृष्टि से देखें, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें, जितना पैसा इस स्कीम में जमा किया गया जो इसके निवेश प्रबंधकों के पास है, तो उसमें हमें बढ़ोतरी दिखती है। इसकी वजह है कि बाजार में पैसा लगाया गया, चूंकि शेयर बाजार लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहे हैं, तो उस निवेश की वैल्यूएशन बढ़ी है, इसलिए एसेट अंडर मैनेजमेंट उसमें बढ़ोतरी दिखाई देती। पर जो आंकड़ा चौंकाने वाला वो इसके पीछे है। एनपीएस के ओवरऑल सब्सक्राइबर्स में, यानी इसके धारकों की संख्या में 16% की कमी आई, 16.3% की कमी आई, यानी कम लोगों ने एनपीएस को अडॉप्ट किया है इस साल। जबकि अगर इसके तहत जमा राशि है तो उसे अगर बाजार का एप्रिसिएशन, बाजार में उस इन्वेस्टमेंट की कीमत या मूल्य जोड़ा जाए तो उसमें बढ़ोतरी दिखाई देती। और इसकी बड़ी वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर से, कॉर्पोरेट सेक्टर से एनपीएस की लोकप्रियता को समर्थन नहीं मिला है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से कर्मचारियों ने एनपीएस को स्वीकार नहीं किया या उसमें भागीदारी नहीं की। इसकी वजह यह है कि इनकम टैक्स की स्कीम का जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, जो आमतौर पर अगर आप नहीं चुनते हैं तो उसमें इसके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है, इसके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, और इसलिए कॉर्पोरेट्स को प्राइवेट सेक्टर करीब 7.7% सब्सक्राइबर्स का हिस्सा रखता है, उसमें कमी आई है। तो एनपीएस को आने वाले समय में टैक्स से जोड़कर कुछ ना कुछ रियायतें जरूर देनी होंगी अगर सरकार को इसे पॉपुलर करना है तो। न्यू टैक्स रिजीम में, नई टैक्स रिजीम में आरबीआई और एनपीसीआई ने रेमिटांस यानी विदेश में रहने वाले देशवासियों की ओर से देश में भेजे जाने वाली रकम की लागत कम करने से जुड़ा एक प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ के सामने रखा। अब डब्ल्यूटीओ के सामने जब यह प्रस्ताव गया तो इसका विरोध भी हुआ। भारत चाहता है कि रेमिटांस की लागत को कम करने के लिए डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों के बीच यूपीआई जैसे ओपन और इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम को अपनाया जाए। वैश्विक स्तर पर रेमिटांस पर आने वाली लागत लगभग 6.18 यानी कि करीब 6.25% मान लीजिए आप है, जो संयुक्त राष्ट्र के 3% के लक्ष्य से काफ़ी अधिक है। डब्ल्यूटीओ के सदस्यों की एक बड़ी संख्या भारत के प्रस्ताव का समर्थन कर रही है, लेकिन अमेरिका और स्विट्जरलैंड इसका विरोध कर रहे हैं। सर, ऐसा क्यों चाहता है भारत और इसका विरोध क्यों हो रहा है? डब्ल्यूटीओ के कवरेज के दौरान हमने आपको इस बारे में बताया था, जब हमने अबू धाबी से डब्ल्यूटीओ की कवरेज दी थी, कि ये प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ के एजेंडे पर आया था और अब आधिकारिक रूप से भारत की तरफ से रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से इस प्रस्ताव को भेजा गया। मामला थोड़ा पेचीदा है। और देखिए, डब्ल्यूटीओ में इस प्रस्ताव पर जो अलग अलग गुट हैं उनका रुख बिल्कुल अलग दिखाई देता है। डब्ल्यूटीओ में भारत के इस प्रस्ताव पर या विकासशील देशों के इस प्रस्ताव पर यूरोपीय समुदाय के देश भी साथ हैं, अफ्रीकी देश भी साथ हैं, यहाँ तक कि चीन भी साथ है। केवल अमेरिका और स्विट्जरलैंड इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि इन देशों में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आने वाली कंपनियों को फ़ायदा होता है और उसका चार्ज लगता है। अभी आमतौर पर जो आंकड़े हमारे सामने हैं, ग्लोबल एवरेज कास्ट रेमिटेंस की, अगर दुनिया के किसी देश में आप रहते हैं और उसे वहाँ से भारत में या अपने स्वदेश में पैसा भेजना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट करीब 6.18% के आसपास है, 6.18% के आसपास है। भारत का कहना है कि इसे कम से कम आधा किया जाना चाहिए, घटाकर 3% पर लाया जाना चाहिए, क्योंकि 70 से 75% विदेश से आने वाला पैसा लोअर और मिडिल इनकम देशों में आता है। अमेरिका में काम करने वाले, स्विट्जरलैंड में काम करने वाले या दुनिया के अन्य देशों में काम करने वाले जो लोग हैं वो विकासशील देशों से आते हैं और उनके परिवारों के पास ये पैसा आता है और इसकी लागत कम की जानी चाहिए। विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया की जो पेमेंट कंपनियां हैं, जो बड़ी पेमेंट कंपनियां हैं, पेपैल जैसी, उन कंपनियों के लिए ये नुकसान का सौदा है। जैसे ही इसकी लागत में कमी की जाएगी, उन्हें जो कमीशन मिलता है, उन्हें जो सर्विस चार्जेस मिलते हैं, उनमें कमी आएगी। और इसलिए डब्ल्यूटीओ की बैठक में अमेरिका की तरफ से इसका समर्थन नहीं किया गया, इसका विरोध किया गया। भारत की तरफ से इस प्रस्ताव को दोबारा फिर भेजा गया है। डब्ल्यूटीओ में कमोवेश हमने वहां महसूस किया था कि बड़ी संख्या देशों की थी जो इस प्रस्ताव को समर्थन दे रहे थे। भारत को कार एक्सपोर्ट करने के लिए टेस्ला ने जर्मनी में कारखाना स्थापित किया है। टेस्ला ने इस कारखाने में भारत जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों के लिए उत्पादन शुरू कर दिया है और ये 2024 के अंत तक भारत की सड़कों पर उतर सकती है। टेस्ला भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने के लिए जगह तलाश रही थी, बातचीत भी हो रही थी, सरकार की तरफ से बयान आ रहे थे, टेस्ला के अधिकारी भारत सरकार से मिल भी गए थे, लेकिन फाइनली कारें आई, फैक्ट्री नहीं।
ऐसा क्यों सर? इस फैसले को जरा दिलचस्प फैसला है। उससे हम लोग और करीब से समझते हैं कि टेस्ला ने जर्मनी में फैक्ट्री क्यों लगाई, यूनिट क्यों लगाई। पहली बात तो ये कि टेस्ला को भारत में निवेश करना था $2 बिलियन का। टेस्ला अब भारत में फिलहाल निवेश की योजना लेकर सामने नहीं आई। हालांकि कहा जा रहा है कि वो फैक्ट्री के लिए जगह तलाश रही है, पर भारत में चलने वाली जो राइट हैंड कारें हैं, ड्राइविंग कारें हैं, जो कि भारत के नियमों के हिसाब से, वो अब जर्मनी में बनेंगी। टेस्ला को इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही कि आने वाले समय में यूरोपीय समुदाय से कारों का जो निर्यात होगा भारत को, उसमें कुछ रियायतें आ सकती हैं। भारत ने भी अभी हाल में ही, आपको याद होगा, हमने मनी सेंट्रल में बताया था आपको कि कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की थी। इसके अगेंस्ट की कोई कंपनी $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करती है अगर भारत में, तो उसके आधार पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की जाएगी। जो सूत्र बता रहे हैं कि टेस्ला की योजना दो तरीके की हो सकती है। पार्शियली कार को वहां बनाया जाए और एक छोटी इकाई यहां लगाकर उसे फिटमेंट करके सीकेडी बेसिस पे बेचा जाए, और जिससे कि जो $500 मिलियन की समय की जो सीमा है, इसका लाभ लेकर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी ली जा सके। या भविष्य में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, भारत और जर्मनी के बीच कोई इस तरीके का समझौता होता है जिसमें कारों के एक्सपोर्ट का रास्ता खुलता है, तो जर्मनी के रास्ते वो कारें भारत आ सकें। आपको याद होगा कि भारत ठीक इसी तरीके के एक समझौते पर बात कर रहा है यूके से। यूके ने भी भारत से मांगा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वहां से होने वाले निर्यात पर, भारत में इंपोर्ट पर ड्यूटी में कमी की जाए। तो जर्मनी दुनिया में ऑटोमोबाइल का सबसे पुराना, सबसे बड़ा हब भी है और केंद्र भी है। तो टेस्ला को जर्मनी में वो सारी तकनीकें, सारी सुविधाएं, सारा इकोसिस्टम, सब कुछ उपलब्ध होगा जो जर्मनी के कार मैन्युफैक्चरर्स, पूरी दुनिया में जर्मनी के कार मैन्युफैक्चरर्स छाए हुए हैं, और उनके साथ वहाँ उस इकोसिस्टम में काम करने का मौका मिलेगा, और वो किसी व्यापार संधि के जरिए टेस्ला की कारें भारत में आना शुरू करेंगी। तो टेस्ला की कारें भारत के लिए तो बन रही, लेकिन जैसा शुभम ने कहा, कारें आ जाएंगी, कारखाना आने की उम्मीद अभी नहीं दिख रही है। विस्तारा के पायलट्स को पायलट के 2 संगठन का समर्थन मिल गया है। संगठनों ने कहा है कि विस्तारा के पायलट की ओर से उठाई गई समस्याएं एक एयरलाइन कंपनी का मामला नहीं है, बल्कि टाटा समूह की सभी विमान इकाइयों से जुड़ा एक मामला है। इंडियन कॉमर्शियल पायलट एसोसिएशन और इंडियन पायलट गिल्ड ने टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को लिखे पत्र में समूह से पायलटों के साथ सार्थक बातचीत शामिल होने का आग्रह किया। चेयरमैन जी को जब बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब संकट गहरा रहा है क्या? विस्तारा का संकट थोड़ा गहरा दिखाई दे रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें कि जिस दिन से डीजीसीए ने पायलटों को रियायत सुविधा देने की और आराम देने के नियमों पर अमल को, क्रियान्वयन को टाल दिया, उस दिन के बाद से पायलटों का विरोध एक तरह से फूट पड़ा है। अब जो मामला विस्तारा के पायलट्स और प्रबंधन के बीच में है, उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जैसे उनका एक कहना है कि उन्हें 70 घंटे का फिक्स्ड टाइम दिया जाए और उसके हिसाब से उन्हें पैसा दिया जाए चलाने का। उनका कहना है कि उनकी छुट्टियां ना रोकी जाएं, उनके रोस्टर्स ना बदले जाएं, जिस रोस्टर पर उनको लगाया गया अचानक वहां से हटाकर दूसरी जगह ना लगाया जाए, उन्हें रेस्ट पीरियड नहीं मिल रहा है। देखिए, वही बात है जो कि डीजीसीए ने इस कानून को, जिस व्यवस्था को आगे के लिए बढ़ाया था, जिसको लागू करने से। और इसके अलावा पायलट्स की ड्यूटीज ना बढ़ाई जाएं, उन्हें मैक्सिमम ड्यूटी करने के लिए ना कहा जाए। क्योंकि विस्तारा के पायलट संगठित होकर अब एयर इंडिया की स्टाफ यूनियन भी उनके साथ आ गई और वो भी ये दिख रहा है। बाकी एयरलाइंस, शुभम, अब हीट महसूस करने लगी हैं, क्योंकि पायलट तो सब जगह हैं और एक ही जैसे काम कर रहे हैं। तो स्पाइस और इंडिगो जैसी जगहों पर भी इसका दबाव पायलट्स के तौर पर दिखाई दे रहा है, और इसलिए एविएशन सेक्टर में ये क्राइसिस थोड़ी गहरी होती दिखाई दे रही है। पायलट्स के साथ प्रबंधन के विवाद भारत के एविएशन सेक्टर का की पुरानी समस्या है, और इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। और जो मांगे आपको, जो विस्तारा के आंदोलित पायलट कर रहे हैं, लगभग ऐसी ही समस्याएं, ऐसी ही चुनौतियां बाकी एयरलाइंस के पायलट्स के सामने भी हैं। तो देखना होगा कि ये परिस्थिति किस समय तक चलती है। अभी कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। इस बीच फ्लाइट में डिस्ट्रप्शन से उड़ानें बंद हैं, रुकी हुई हैं, और किराए आसमान पर हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली मौद्रिक नीति घोषित की। उम्मीद के मुताबिक लगातार 7वीं बार रेपो रेट में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रोथ के अनुमान को 7% और महंगाई के अनुमान को 4.5% पर बरकरार रखा गया। हालांकि रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, खासकर खाद्य महंगाई, यहाँ चिंता ज़्यादा है। साथ में कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी की वजह से महंगाई का खतरा और बढ़ गया है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने भाषण में कहा कि दुनिया भर में कर्ज की लागत बढ़ने की वजह से कई देशों में जीडीपी के मुकाबले कर्ज के रेशियो बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ का असर उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है। चलिए अब एक एक करके धागे खोलते हैं। पहला, ब्याज दरों को स्थिर रखा गया।
ऐसी ही उम्मीद थी, 7 बार हो गया। कैसे समझा जाए इस फैसले को? आगे का जो परिदृश्य बनता दिख रहा है आपको, ब्याज दरों का कैसा दिख रहा है? शुभम, ब्याज दरों को लेकर रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपेक्षा के मुताबिक स्टैंड लिया। हालांकि अभी जो एक महत्वपूर्ण बात मौद्रिक पॉलिसी में होती है कि स्टांस, एक नज़रिया क्या है, उसे एकमोडेटिव रखा गया, यानी माना गया कि अभी हम विड्रॉल की तरफ बढ़ते रहेंगे। लेकिन विड्रॉल कब होगा इसकी कोई तारीख, डेडलाइन नहीं दी गई कि भारत में ब्याज दरों में कमी कब शुरू होगी। बढ़ोतरी तो वहीं से रुकी हुई जहाँ रुकी हुई। लगभग ऐसी स्थिति आपको अमेरिका के ब्याज दरों की परिस्थिति में भी दिख रही है, जिसके बारे में हमने कल आपको बताया था। तो ब्याज दरों को लेकर रिजर्व बैंक अभी स्थिरता के साथ चीज़ों की प्रतीक्षा करना चाहता है कि बाजार में किस तरीके की परिस्थिति दिखाई दे रही है आने वाले समय में। और इसकी वजह यह है कि खाद्य महंगाई में अभी भी बड़ा दबाव है और खासा उतार चढ़ाव है। और इस बीच कच्चे तेल की कीमत वापस लौट आई है, जो महंगाई का नया दौर है, जो रिजर्व बैंक की मौद्रिक पॉलिसी की तैयारी के दौरान ही शुरू हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर जो रिजर्व बैंक के भीतर चिंता है, वो चिंता हमें यहाँ स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देती है। इसलिए ब्याज दरों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में महंगाई को बड़ी चुनौती माना है, खासकर खाद्य महंगाई को लेकर चिंता जताई है। खाद्य महंगाई को सिर्फ रिजर्व बैंक ही नहीं बल्कि दूसरी एजेंसियां भी चुनौती मान रही हैं। रेटिंग और रिसर्च एजेंसी क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मार्च के दौरान देश में वेज थाली 7% तक महंगी हुई। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोका की कीमत बढ़ने की वजह से चॉकलेट के महंगे होने की आशंका बढ़ गई है। और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वनीला की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिस वजह से आइसक्रीम भी महंगी हो सकती है। सर, महंगाई पर जो वक्तव्य है आरबीआई की तरफ से, कैसे समझा जाए इसको? आरबीआई के गवर्नर ने एक मेटाफर का एक रूपक का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले से जो अंग्रेजी का एक मुहावरा एलिफेंट इन द रूम, वो एक एलिफेंट इन द रूम की स्थिति थी। महंगाई सबसे बड़ी बाधा बनी थी। अब एलिफेंट दुबला होने लगा है, वापस अपने जंगल की तरफ लौट रहा है। ये बात तो उन्होंने कही, लेकिन दूसरी बात में उन्होंने कहा कि अभी भी महंगाई को लेकर 2-3 बड़े दबाव बने हुए हैं और अभी ये स्थिति नहीं आई है कि इस हाथी का, इस एलिफेंट का, इस महंगाई को अनदेखा किया जा सके और आगे बढ़ा जा सके। इसलिए हमको लगातार विजिल या सतर्कता बरतनी होगी। वो दरअसल 2 बातें कहना चाह रहे थे परोक्ष रूप से। एक बात जिसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि अगर इस बार मानसून डगमगाया तो जलाशयों में पानी नहीं है और ऐसी स्थिति में फसलों की कीमत और भारत में के कृषि उत्पादन पर बड़ा असर पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। दूसरी बात, कच्चे तेल की महंगाई वापस लौट रही है, $90 से ऊपर है। आज $91 के आसपास कच्चे तेल की कीमत है। जो अमेरिका और इजराइल के बीच जो तनाव की ताज़ी परिस्थितियां बनी, उसके बाद चीज़ें थोड़ी मध्य पूर्व में और ज़्यादा पेचीदा होती दिखाई दे रही। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके कारण महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक अभी पूरी तरह मुतमईन नहीं दिख रहा है। और इसलिए आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टेटस को, ब्याज दरें कम भी नहीं होंगी, बढ़ेंगी भी नहीं, और ये स्थिति थोड़े लंबे समय तक खींच सकती है। हालांकि रिजर्व बैंक के लिए राहत की एक बात है, जो रिजर्व बैंक के लिए राहत की बात है, अर्थव्यवस्था के लिए हो सकता है इसके एक दूसरे असर हो। रिजर्व बैंक ने माना कि पिछले 9 महीने से कोर इन्फ्लेशन में कमी आ रही है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब वो महंगाई जिसमें एनर्जी, ऊर्जा की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें और खाद्य की कीमतें शामिल नहीं होती हैं। इसमें जो रियायत दिख रही, इसमें जो कमी दिख रही, वो रिजर्व बैंक के लिए राहत की बात है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बाजार में मांग टूटने का संकेत भी है। सर, फॉरेक्स वाले फैसले को कल डिफर किया गया। कल हमने बात की कि फॉरेक्स को लेकर एक फैसला लाया गया था जिसमें आपको एक्सपोजर बताना था। उस फैसले को कल आरबीआई ने डिफर कर दिया। पॉलिसी के साथ उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ऐसा क्यों किया गया? अब रिजर्व बैंक का ये फैसला कुछ बाजार के मिजाज पर उल्टा पड़ा। कल हमने कहा भी था कि इसका असर बाजार पर बहुत तेज दिखाई दिया, रुपए में तेज गिरावट आई, अचानक बेचैनी दिखाई दी बाजार में। बहुत सारे ट्रेडर्स ने जिन अपने प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग बंद कर दी, ट्रेडर्स को सूचना दे दी गई कि अभी आप डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। $5 बिलियन के आसपास का कारोबार बाहर निकलने की संभावना बनने लगी और इसे देखते हुए इसे मई तक बढ़ा दिया गया। पर इस फैसले को रद्द नहीं किया गया है, केवल टाला गया है, और वो 1 महीने के लिए ही टाला गया है इस परिस्थिति में। हालांकि तो ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक इसका जो नीजर्क रिएक्शन था, जो तात्कालिक प्रतिक्रिया थी बाजार पर, उसे देखकर थोड़ा सहम गया और उसे लगा कि अभी फिलहाल अफरा तफरी ज़्यादा है। हालांकि आज की मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक ने रुपए पर कुछ टिप्पणियां की हैं। उसने कहा है कि भारतीय रुपया पूरे 2024 के वित्त वर्ष के दौरान स्टेबल रहा है, स्थिर रहा है दुनिया की करेंसीज में, और फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि इन सारी चीज़ों के बाद भी रुपए में लगातार पूरे साल रहकर गिरावट क्यों होती रही है। सर, एक टिप्पणी आपकी मांग पर, और रिजर्व बैंक कह रहा है कि
मांग में कुछ रिकवरी आएगी, रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो एफएमसीजी कंपनियों के राजस्व में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है और वजह ये बताई जा रही है कि गांव की जो मांग है वो अभी भी चिंता का कारण बनी हुई है। हालांकि नीलसन का सर्वे 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया, वहां ये बात जरूर कही गई कि शहर सुस्त हैं लेकिन गांव से मांग निकल रही है। उलझ गई हैं सब चीजें। अभी रिजर्व बैंक भी खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा है, क्योंकि महंगाई की जो परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है उसके कारण अभी मांग में वो बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखी है। और इसलिए रिजर्व बैंक ने अपने खुद के रिसर्च में 2 हफ्ते पहले कहा था कि भारत की मांग जो है वो कुछ खास कुछ करोड़ लोग जिनकी आय बढ़ी है उनके हाथ में केंद्रित हो रही है। तो अभी डिमांड की तस्वीर उतनी बेहतर नहीं है। हालांकि भारत के आर्थिक विकास दर में जीडीपी में बढ़ोतरी दिखती है, इस पर हमने विस्तार से इकोनॉमिक में चर्चा भी की थी। लेकिन अभी जो बड़ा बेस है, इस पूरे पिरामिड का जो बड़ा आधार है, उस आधार से मांग निकलती नहीं दिख रही। और यही वजह है कि तमाम सब उत्साही चर्चाओं के बावजूद रिजर्व बैंक ने जो भारत की आर्थिक विकास दर का आकलन है उसे अपने पुराने आकलन के करीब ही रखा है, 7% के आसपास। 7% से ऊपर जाने की बात नहीं कही है और यह माना है कि अगले 3 क्वार्टर्स में, एक पहले क्वार्टर में 7.1%, दूसरे क्वार्टर में 6.9% और Q3 और Q4 में लगभग 7% के आसपास की आर्थिक विकास दर रहेगी। यानी अगला साल भी आर्थिक विकास दर की दृष्टि से जो आज की इस बार की तस्वीर दिख रही वैसा ही दिखेगा, पर उसके भीतर कई सारे पेंच हैं। हमें दिख रहा है कि बहुत सारे कंजम्पशन सामानों की मांग घट रही है, केवल जो के शेप रिकवरी है वो दिखाई दे रही है। तो अभी ग्रोथ को लेकर, मांग को लेकर तस्वीर उतनी संतोषजनक आज आरबीआई के बयान से निकलती नहीं दिखाई दी। इस साल मानसून सीजन के दौरान देश में भले ही अच्छी बारिश की उम्मीद हो, लेकिन मानसून शुरू होने से पहले कई राज्यों में हालात बिगड़ सकते हैं। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में स्थिति खराब नजर आ रही है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि दक्षिण भारत के 42 प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर उनकी क्षमता के मुकाबले सिर्फ 20% बचा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 6 जलाशय तो ऐसे हैं जहां पानी का स्तर क्षमता के मुकाबले सिर्फ 9% बचा है। इस साल मानसून और पोस्ट मानसून सीजन के दौरान बरसात की कमी की वजह से जल स्तर घटा है। इस वजह से खरीफ की बुआई भी प्रभावित होने की संभावना है। सर, मानसून से पहले ऐसा लग रहा है आपको कि सूखा पड़ सकता है? अगर मानसून थोड़ा भी डगमगाया है, बात रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में भी कहीं बिटवीन द लाइंस में कही है कि अगर मानसून थोड़ा डगमगाया तो फिर ये साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जलाशयों में 150 जलाशयों का जो आंकड़ा सेंट्रल वाटर कमीशन हमको देता है, उनके जल स्तर में लगातार 26वें हफ्ते गिरावट आई है। यानी पिछले साल जो छितराई हुई वर्षा हुई थी, जो मानसून बिगड़ा था, उसका मिजाज बिगड़ा था, उसका असर हमें इस साल पूरी गर्मियों में दिखाई देगा पानी की कमी के कारण। और दक्षिण भारत की स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है। दक्षिण भारत में तो आमतौर पर जो समर ड्राउट होता है, जो मानसून के से पहले आने वाला ड्राउट है, जो समर सीजन का ड्राउट है, वैसी परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है। और आंध्र प्रदेश की जो मध्य भारत के जो हिस्से हैं उनकी परिस्थिति और ज़्यादा खराब है। ऐसी कई जगह तो केवल 20%, 25% तक पानी बचा हुआ है, 75% अपनी निर्धारित क्षमता से नीचे पानी आ गया है। अब इस स्थिति में मानसून अगर डिले होता है, मानसून की वर्षा वैसे ही बिखरी हुई होती है जैसी पिछले साल हमने देखी थी, जो भारतीय मानसून का एक स्वभाव है जो बदला है कि मानसून समग्र रूप से तो सामान्य रहता है, पर कई सारे इलाकों में मानसून की बारिश कम होती। अगर वैसा होता है तो इस साल खरीफ की फसल के लिए नए सिरे से चुनौती दिखाई देंगी। इस मामले में रिजर्व बैंक की फिंगर क्रॉस्ड है। रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में कहा है कि रिजर्वायर में पानी की कमी पर करीब से नजर रखना होगा, क्योंकि इसका असर कृषि पर पड़ सकता है। इस बार सरकार उन राज्यों में गेहूं की खरीद को बढ़ाएगी जिन राज्यों में अभी तक ज़्यादा खरीद नहीं होती थी। गुरुवार को सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में गेहूं की खरीद बढ़ाई जाएगी। इस साल पूरे रबी सीजन के दौरान सभी राज्यों में 310 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य है, जिनमें 16% लक्ष्य इन 3 राज्यों से पूरा करने की योजना है। सर, इतना फोकस इन राज्यों पर क्यों? इसे आप किसान आंदोलन के साथ जुड़ी राजनीति की रोशनी में भी देख सकते हैं। भारत में सरकार गेहूं खरीद में बड़ा हिस्सा पंजाब और हरियाणा का है, और आंदोलन के दौरान ये बातें लगातार कही जाती थी कि अधिकांश गेहूं और अधिकांश अनाज की खरीद इन 2 प्रमुख राज्यों से होती थी। तो इस बार भारत सरकार ने FCI से ये कहा है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार से खरीद में 7 गुनी बढ़ोतरी की जाए। इसका मतलब ये है कि FCI ज़्यादा खरीद केंद्र खोलेगी, ज़्यादा किसानों तक पहुँचने की कोशिश करेगी, और ये एक तरह से FCI की जो
जो वीट परचेज की या गेहूं खरीदने की नीति है उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है कि जो प्रमुख सप्लायर राज्य हैं उनके पैरेलल जाकर जिन राज्यों से आमतौर पर गेहूं खरीदा जाता था पर उतना गेहूं नहीं रखा जाता था, ऐसा माना जाता था कि इन राज्यों में किसानों के पास सरप्लस नहीं होता है, किसान अपनी छोटे किसान छोटी जोत के किसान हैं और वो अपनी खपत के लिए गेहूं उगाते हैं और थोड़ा ही गेहूं बेचने के लिए पहुंचता है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार ने 2023 में 6,70,000 टन के आसपास गेहूं का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल पूल में किया था, जो कि एफसीआई बनाती है। इसे बढ़ाने के लिए इसमें बड़ी बढ़ोतरी करने की तैयारी की गई है, ये देखते हुए कि भविष्य में गेहूं की आपूर्ति में 1-2 राज्यों पर निर्भरता न रहे। देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं को लेकर कई तरीके के वादे किए गए। श्रमिकों के लिए मनरेगा की मजदूरी 400 रुपये करने का, शहर में मनरेगा जैसी योजना लागू करने का और श्रमिकों के लिए 25 लाख रुपए हेल्थ कवर की घोषणा की गई। किसानों के लिए कर्ज माफी के साथ फसल बीमा का पैसा 30 दिन के भीतर आपके खाते में आएगा और फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, ये भी कह दिया गया। महिलाओं के लिए कहा गया कि गरीब परिवार की किसी भी एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। युवाओं के लिए रोजगार के वादे किए गए, कहा गया कि सारे पद भर दिए जाएंगे। सर, ये गारंटियों का राजनीतिक तो जो अभीष्ट है वो तो तय है, लेकिन अर्थशास्त्र इसका क्या कहता है? राजनीति और अर्थशास्त्र चुनाव में हमेशा एक साथ मिल जाते हैं। कांग्रेस ने उन्हीं जगहों पर उंगली रखने की कोशिश की है जिन जगहों पर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा डिफेंसिव दिखाई दी या बचाव करती दिखाई दी, जैसे किसानों का मुद्दा एमएसपी का और वहाँ पर एमएसपी की गारंटी दी गई, जिस पर केंद्र सरकार दाएं बाएं करती रही है पर अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण वादा है वो सरकारी पदों को भरने का है और जिनको भरने के लिए का लक्ष्य रखा गया। ये मौजूदा नीति का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में कमी है, बेरोजगार बड़ी राजनीतिक विषय है और उसका आंदोलन भी हमने देखा है। तो देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के लिए स्वाभाविक था कि वो इस वोटर क्लास को अपने साथ जोड़ने के लिए ऐसा वादा करे। पर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पिछले 7-8 साल में ये नीति देखते चले आ रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में, स्थायी नौकरियों में कमी हो रही है, अस्थायी नौकरियों में भर्ती की जा रही है क्योंकि बजट्स पर दबाव है। अब जब भारत का कर्ज, जिसके बारे में रिजर्व बैंक की तरफ से भी आज इशारा किया गया, भारत का कर्ज जीडीपी से ज़्यादा है, जीडीपी के बराबर पहुंच चुका है, तो इस तरीके की हायरिंग के लिए नए बजट्स की और नई चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन चुनाव की दृष्टि से, नौकरियों, रोजगार की दृष्टि से ये इस वादे का राजनीतिक असर हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। दूसरा महत्वपूर्ण वादा करीब 30 लाख वैकेंसीज भरने की बात है। इसके लिए राज्यों और केंद्र सरकार को नए फंड्स और संसाधन जुटाने होंगे। इसके अलावा एक कैशलेस इंश्योरेंस की बात की गई राजस्थान मॉडल पर हम कभी चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान में एक कैशलेस इंश्योरेंस 25 लाख की स्कीम पिछली कांग्रेस सरकार ने लागू की थी और इसके जरिए कांग्रेस पहली बार भारत की मुख्य धारा में यूनिवर्सल हेल्थ केयर को ले आई है। अभी तक यूनिवर्सल हेल्थ केयर की घोषणा इस तरह से नहीं की गई थी। आयुष्मान भारत एक स्कीम है, बड़ी स्कीम है, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं है। वो गरीबी और कम आय वाले लोगों के लिए को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो यहाँ से यूनिवर्सल हेल्थ केयर की एक नई व्यवस्था का वादा किया गया। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इस वादे का इस घोषणा पत्र का जवाब कैसे देती है। इसके अलावा अग्निपथ प्रोग्राम को बंद करने और जो कि ये सरकार लाई थी उसका भी वादा किया गया है। मनरेगा का एक नगरीय संस्करण लाने की बात है, जो बात पहले मौजूदा सरकार के बीच में भी चर्चाओं में आती रही है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। इस हफ्ते आए भूकंप से उभरते हुए ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने चिप का प्रोडक्शन फिर शुरू कर दिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप के बावजूद फिलहाल चिप की कमी को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। बुधवार को ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जो पिछले 25 साल का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। एक्सपर्ट का मानना है कि भूकंप की वजह से डिस्प्ले पैनल और सेमीकंडक्टर की सप्लाई में कमी आ सकती है। हालांकि सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों का कहना है करीब 70% प्रोडक्शन फिर पटरी पर आ गया है। उपभोक्ता शिकायत निपटान संस्था यानी NCDRC ने मैगी मामले में FMCG कंपनी नेस्ले से 640 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगने वाली सरकार की याचिका खारिज कर दी है। सरकार ने 2015 में NCDRC में शिकायत की थी कि नेस्ले खतरनाक और खराब मैगी नूडल्स के उत्पादन और बिक्री जैसे अनुचित व्यवहार में लिप्त थी। NCDRC ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से दायर 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
टू व्हीलर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प को आयकर विभाग ने 605 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भेजा है। आयकर विभाग ने 6 असेसमेंट ईयर के लिए ये नोटिस दिया है। 6 असेसमेंट ईयर मतलब पूरे 6 सालों में ये घोटाला किया गया या मान लीजिए टैक्स चोरी की गई है। इसमें 308 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड और 296 करोड़ रुपए का ब्याज का पैसा शामिल है। वोडाफोन आइडिया ने 20,000 करोड़ रुपए की शेयर बिक्री के लिए एक्सिस बैंक, जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप और एसबीआई की निवेश बैंकिंग इकाइयों को नियुक्त किया है। कंपनी ने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ के लिए रकम जुटाने वाली है। एफपीओ क्या होता है? आईपीओ के बाद एक और आईपीओ आता है तो उसे कहते हैं एफपीओ। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 12 रुपए शेयर पर एफपीओ लॉन्च करने का विचार हो रहा है। 2 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने शेयर या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी थी। इसी कड़ी में 6 अप्रैल को कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक होने जा रही है। ब्रेंट पर क्रूड $90 को पार कर गया, $91 के करीब कारोबार कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? वोडाफोन के एफपीओ की खबर आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। टेलीकॉम सेक्टर की दृष्टि से भी, बाजार की दृष्टि से भी वोडाफोन ने 20,000 करोड़ का एफपीओ लाने की बात कही है। लंबे समय से इस बात का इंतजार हो रहा था कि वोडाफोन को अपने नेटवर्क को आधुनिक करने के लिए और कर्ज चुकाने के लिए, यहाँ तक कि जो सरकार को फीस देनी उसे चुकाने के लिए फंड्स की ज़रूरत है, नहीं तो कंपनी बैठने वाली थी, सिंक करने वाली थी। तो ये जो एफपीओ लाया जाएगा, वोडाफोन पर 2.1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। आज हमने बाजार में वोडाफोन के स्टॉक में भी ठीक ठाक मूवमेंट देखा इसको लेकर। पर इसमें महत्वपूर्ण दिलचस्प बात यह है कि वोडाफोन में अब सरकार की 33% हिस्सेदारी है, क्योंकि सरकार ने अपनी जो देनदारी थी लाइसेंस फीस की, उसके बदले उसे इक्विटी में बदल लिया था। तो जब ये एफपीओ आएगा, इसके बाद सरकार की हिस्सेदारी का क्या होगा, बाकी चीज़ें क्या होंगी, ये बाद में स्पष्ट होंगी। लेकिन वोडाफोन अब गंभीरता के साथ फंड जुटाने की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे रविवार को सुबह होगी इकोनॉमिकम में, लेकिन ये मुलाकात आपसे सिर्फ मोबाइल ऐप पर होगी, मनी 9 के ऐप पर होगी। इकोनॉमिकम पे बात करें उससे पहले ऐप पर आपको एक बात बताते हैं। एक वीडियो देखिए छोटा सा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय केडिया। अगर आपको कमोडिटी मार्केट में निवेश करना है या कमोडिटी से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी कहीं भी। आपको मिलेंगे आपके कमोडिटी के सभी जवाब। कहां? टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में मनी 9 के ऐप पर। डाउनलोड करें ऐप नाउ। तो आप अजय केडिया जी की बात सुन रहे होंगे। अगर आपको इनसे कोई सवाल पूछना है, एक्सपर्ट ऑप्शन में जाइए, आस्क द एक्सपर्ट में अपना सवाल पूछिए, हमारी टीम सवाल का जवाब लेकर आप तक पहुंचा देगी। अब रविवार को हम आपको क्या बताएंगे इकोनॉमिकम में, या अंशुमान जी से पूछते हैं? इस बार के इकोनॉमिकम में चर्चा एक बेहद अलग तरीके के विषय पर होगी। आप लगातार रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच, अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस तरह की खबरों से परिचित हो रहे होंगे कि नए सिरे से न्यूक्लियर हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी है। क्या हो रहा है इस होड़ में? रूस किस स्तर तक के नाभिकीय हथियार बना रहा है? अमेरिका में कौन सी तैयारियां चल रही हैं? ये खबरें अब सुर्खियों से गायब हैं, लेकिन लंबे समय बाद 1987-88 के बाद एक नए किस्म का न्यूक्लियर जखीरा सब जगह जुटाया जा रहा है। ये खबर शायद आपको बड़ी सुर्खियों में नहीं मिलेगी। इस बार इकोनॉमिकम में हमारे साथ समझिए कि वो दुनिया जो 1987-88 के बाद न्यूक्लियर हथियारों की जगह न्यूक्लियर ऊर्जा पर बात कर रही थी, वो अब इस समय फिर न्यूक्लियर हथियारों पर क्यों बात कर रही है और क्या तैयारी कर रही है, हम विस्तार से बताएंगे आपको कि रूस और अमेरिका दरअसल कर क्या रहे हैं और दुनिया में बड़ी कंपनियां, रक्षा क्षेत्र के बड़े निवेशक इसे किस तरह देख रहे हैं। तो ये था हमारा इकोनॉमिकम का विषय, बेहद रोचक है। मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये इकोनॉमिकम आपको सिर्फ वहीं मिलेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये संभव